हेलो एवरीवन। तो आज से वेक्टर कैलकुलस में इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं कि किसी वेक्टर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो इंटीग्रेशन में हम लोग को 3 इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, एक लाइन इंटीग्रल, एक सरफेस इंटीग्रल और एक वॉल्यूम इंटीग्रल। तो आज शुरू करेंगे लाइन इंटीग्रल से कि आज जानेंगे कि लाइन इंटीग्रल होता क्या है और इसे इवेलुएट कैसे करते हैं। तो सपोज करें कि कोई एक पार्टिकल है P, सपोज करें एक पार्टिकल है P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा। और सपोज करिए जो पार्टिकल है वो इस तरह से कोई पाथ को ट्रेस कर रहा है। अब क्या करेंगे कि कोई एक वेक्टर एज्यूम करते हैं जो इस पाथ पे डिफाइन हो, ठीक ना। कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर का वैल्यू लिखते हैं। सपोज करिए इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, इसका वाई कंपोनेंट ए वाई है और इसका जेड कंपोनेंट ए जेड है, ठीक ना। तो ये एक वेक्टर गिवन है। और सपोज करिए ये वेक्टर किसी, ये जो कर्व है, ये जो पाथ है जो कि ये पार्टिकल ट्रेस किया है, ठीक ना, इस पे डिफाइन है ये वेक्टर। तो करते क्या है कि ये जो लाइन है इसे बहुत ही छोटा छोटा एलिमेंट में हम लोग तोड़ते हैं, बहुत ही छोटा एलिमेंट, ठीक। ये पूरे पाथ को बहुत ही छोटा छोटा एलिमेंट में तोड़ देते हैं। और अगर ये छोटा सा एलिमेंट अगर हम डी आर बोले, डी आर वेक्टर बोले, तो अगर इस ए डॉट डी आर यहाँ पे लिखते हैं, अगर ये ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर यहाँ पे निकाले, इसी तरह से हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी ए डॉट डी आर निकाल रहे हैं, ठीक। ये ए वेक्टर है और यहाँ भी डी आर वेक्टर होगा। तो इसी तरह से ए डॉट डी आर हर एक पॉइंट पे निकाल के सबको अगर ऐड कर दिए ना, तो इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल हुआ इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर एलोंग, सपोज करिए जो कर्व है ना इसको मान लेते हैं सी नाम देते हैं, ठीक ना। तो एलोंग द कर्व सी, तो यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे नीचे सी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस पाथ के एलोंग हम लोग कोई इंटीग्रेशन को सोल्व कर रहे हैं ना, वो पाथ इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि जो इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी पाथ के एलोंग उस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, वही होता है लाइन इंटीग्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे जो सी लिखा रहता है ये रिप्रेजेंट करता है कि किस पाथ के एलोंग ये जो इंटीग्रल है इसको सोल्व किया जा रहा है। तो वही पाथ पे डिपेंड करेगा कि इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन ले इस पे, इसके बेसिस पे सपोज करें हमें एक वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है 2x² वाई आई कैप प्लस 3xy जे कैप। देन फाइंड एफ डॉट डी आर एलोंग द कर्व सी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा किस पाथ के एलोंग जा रहे हैं, ठीक ना। एलोंग द कर्व सी वेयर, जो सी है, सी इज द पाथ y इज इक्वल टू 4x²। हमें ये पाथ गिवन है, ठीक। तो क्वेश्चन में हमें पाथ गिवन रहेगा कि किस पाथ के एलोंग हमें ये इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, वो पाथ हमें गिवन रहेगा, ठीक ना। फ्रॉम 0 0 टू 1,4, मतलब कि ये लिमिट दे रखा है। इसको समझते हैं कि हमें एक पाथ दे रखा है y इज इक्वल टू 4x²। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो क्योंकि ये पैराबोला बनेगा y इज इक्वल टू 4x², यानी कि इस तरीक़ा से, और इधर भी बनेगा लेकिन इधर हम नहीं बना रहे, इधर डॉटेड लाइन से बनाते हैं क्योंकि हमें लिमिट दे रखा है 0 0 से 1,4 तक, ठीक ना। तो यही पाथ हो जाएगा, ये पाथ नहीं होगा। तो हमें इस पाथ के लोंग, ये जो पाथ है ना, इस पाथ के लोंग हमें क्या चाहिए, लाइन इंटीग्रल सोल्व करना है। और 0 0 से 1,4 तक चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में चाहिए। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक ना। तब इसे सोल्व करते हैं। तो हम लोग लाइन इंटीग्रल कैसे जानते हैं, यहाँ पे दे दिया है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है कि यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये जो वेक्टर दिया है एफ इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये वेक्टर कहीं यहाँ पे डिफाइन है, इस कर्व पे डिफाइन है, यानी कि इस पाथ पे डिफाइंड है। और इसमें अगर छोटा सा एलिमेंट ले डी आर वेक्टर और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, इसी तरह से इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, हर एक पॉइंट पे
0 0 से लेके 1,4 तक हर एक पॉइंट पे छोटा छोटा एलिमेंट dr लें और f वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते जाएं और ये सबको अगर जोड़ दें किस पाथ के लोग, इस पाथ के लोग, ठीक ना। सपोज करें उसको c नाम दिए हैं, तो यही होता है लाइन इंटीग्रल। अब इसको इवेलुएट कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, f वेक्टर और dr वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, r वेक्टर क्या गिवन है, x i कैप, y j कैप, z k कैप। तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, dr वेक्टर हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप होगा, ठीक है। अब इसमें f और dr का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y i कैप प्लस 3xy j कैप डॉट dx i कैप dy j कैप। यहाँ पे dz k कैप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे j का ही कंपोनेंट है, k कैप नहीं है तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक, एलोंग द कर्व सी। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये होगा 2x स्क्वायर y dx प्लस 3xy dy होगा ना, ठीक है। अब हमें ऐसा लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, तो हमेशा एक वेरिएबल में इसको हमेशा हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो या तो इसे ये पूरे को x में कन्वर्ट कर देंगे या फिर पूरे को y में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। आप लोग अगर इसे y में कन्वर्ट करके सोल्व करोगे तो भी सही आंसर आएगा, x सबको x में कन्वर्ट करोगे तो भी सही आंसर आएगा। तो जैसा आप लोग को कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप इसे या तो सभी को x में चेंज कर देना है या सभी को y में चेंज कर देना है, जितना भी वेरिएबल है। तो हम इसे क्या करते हैं, y को x में चेंज करते हैं। इसको चेंज करने में हेल्प किसका लेंगे, तो जो भी पाथ गिवन है, ठीक, इस पाथ का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे y इक्वल टू 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह होगा 2x स्क्वायर और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 3x, y के जगह अगेन क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर और dy, इसमें से dy क्या होगा, तो बोथ साइड अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा ये हो जाएगा 8x dx होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8x dx। अब देखें यहाँ पे, तो ये दोनों x में चेंज हो गया। अगर इसी तरह से अगर हम लोग y में चेंज करते तो भी आंसर सही आता, और क्योंकि सब x में चेंज हो चुका है तो यहाँ हम लोग x का लिमिट देना पड़ेगा। तो x कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा, 0 से 1 तक चेंज कर रहा। अगर इसको सभी को y में चेंज कर दे तो यहाँ फिर y का लिमिट पुट अप करना पड़ता है 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे x का लिमिट पुट अप करेंगे 0 से 1, ठीक। ये हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, ये लाइन इंटीग्रल निकल के आ रहा है इस वेक्टर का, ठीक है। अब अगर इसे सोल्व करेंगे आगे तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8x टू द पावर 4, यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा 8x टू द पावर 4 dx प्लस ये कितना होगा 4 3 जा 12 8 जा 96x टू द पावर 4 dx, ठीक। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to 1 8 और 96 कितना हो जाएगा 104x टू द पावर 4 dx। अब अगर इसे सोल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा, ये होगा 104 कांस्टेंट है, x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। अगर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अगर पुट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हुआ 104/5, ठीक। तो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू कितना आया 104/5। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। इस तरह से हम लोग लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं लाइन इंटीग्रल, फिर इसे आगे डिस्कस करेंगे। वर्क डन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है, तो पहले इससे रिलेटेड और कुछ और क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय दिस, यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड फंक्शन दिया है, देन इवेलुएट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ एलोंग द कर्व सी, यहाँ पे दिया हुआ है जिस पाथ पे इवेलुएट करना है उस पाथ, वो पाथ दिया है, वो पाथ क्या गिवन है x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू t एंड z इज इक्वल टू t क्यूब। कहाँ से कहाँ तक करना है, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 तक करना है। तो हमें पाथ क्या गिवन है, हमें पाथ गिवन है x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू t और z इज इक्वल टू t क्यूब। मतलब अगर ये जो x इज इक्वल टू 2t है, y इज इक्वल टू t है, z इज इक्वल टू t क्यूब है, अगर इसे ग्राफ बनाएंगे ना, मतलब अभी जैसे y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाया था ना, तो इस तरह से बना था, तो हमें ये पाथ मिला था। इसी तरह से हमें एक पाथ दिया है, ठीक ना, ये वो पाथ दे रखा है, और हमें इस पाथ के एलोंग क्या करना है,
इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ डॉट डी आर निकालना पड़ेगा, फिर उसे इंटीग्रेट करना है। तो पहले एफ डॉट डी आर निकालते हैं। तो एफ डॉट डी आर ये क्या निकल के आएगा, तो सिंपली जब एफ वेक्टर है उसको डी आर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। डी आर वेक्टर होता क्या है, डी आर वेक्टर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आई और आई को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको एक बार में ही कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2y प्लस 3 डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स डी जेड होगा ना, क्योंकि i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे dx हो जाएगा। सिंपली आप लोग i की जगह में dx लिख देना, j की जगह में dy लिख देना और k की जगह में dz लिख देना, ठीक ना। ये हर बार जब हम लोग को f डॉट डी आर करना पड़ेगा तो dr तो हमेशा यही होता है ना, तो i को i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा dx आएगा, y j कंपोनेंट के साथ करेंगे तो dy आएगा और k कंपोनेंट के साथ करेंगे तो dz आएगा। इसीलिए जब भी i j k रहेगा उसके जगह में dx dy dz लिख देंगे जब भी हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो, ठीक ना। आप लोग इसे अलग अलग लिख के भी कर सकते हो, लेकिन आप समझ सकते हो ये डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे देखें, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे इस तरह से बोल रहे हैं, ये अगर आई कैप है, ये अगर जे कैप है, ये अगर के कैप है, ठीक ना। तो ये हुआ एफ का वैल्यू और डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा डी आर से, और डी आर क्या होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2y प्लस 3 डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स डी जेड होगा ना। इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट करके डायरेक्ट यही लिख रहे थे इससे पहले। तो ये था, ये है हम लोग का एफ डॉट डी आर। अब इसी का क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस पाथ के एलोंग। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमें इसे किसी एक वेरिएबल में चेंज करना होगा। और वो वेरिएबल चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ये पाथ दे रखा है, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2t पुट करेंगे, जहाँ y है वहाँ t पुट करेंगे और जहाँ z है वहाँ t क्यूब पुट करेंगे। और अगर dx और dy और dz इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा 2dx, तो और dy इज इक्वल टू हो जाएगा dt, और अगर dz निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर dt होगा ना। तो उसी को यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो अगर यहाँ पे y का जगह में क्या पुट करेंगे t, ये 3 है और dx क्या है, dx है 2dx प्लस x गिवन है 2t इंटू z गिवन है t क्यूब, और dy कितना है, dy है dt प्लस y गिवन है t, z गिवन है t क्यूब माइनस x गिवन है 2t, और dz कितना आया, ये आया 3t स्क्वायर dt, ठीक ना। और ये t कहाँ से कहाँ तक दिया है, यहाँ बोला है हम लोग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 से 1 तक में हमको इवेलुएट करना है। तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 1। अब यही इंटीग्रल को सोल्व करना है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या होगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4t प्लस 6 प्लस 2t टू द पावर 4 प्लस अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3t टू द पावर 6 माइनस 6t क्यूब, ठीक ना, होल dt। अब अगर इसको आगे सोल्व करें तो ये होगा 0 to 1। अगर इसे इंटीग्रेट करते जाएं तो ये क्या होगा, अगर यहाँ इंटीग्रेट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t प्लस 2t टू द पावर 5 बाई 5 प्लस 3t 7 बाई 7, फिर क्या हो जाएगा माइनस 6t टू द पावर 4 बाई 4, यही होगा। और इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, 0 से 1 तक डालेंगे। अब अगर इसमें लिमिट पुट करें और सोल्व करें तो ये क्या निकल के आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 6 प्लस 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 7 माइनस 3 बाई 2, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4, ये ठीक ना। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो। तो ये हुआ लाइन इंटीग्रल का वैल्यू इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे पाथ इंपॉर्टेंट होता है। करते क्या है सिंपली कि जो भी इंटीग्रल आएगा एफ डॉट डी आर तो सब कोई कर लेगा। एफ डॉट डी आर करने के बाद यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना है सिर्फ, मतलब किसी एक वेरिएबल में सबको चेंज कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे दे रखा था पाथ एक्स वाई जेड का वैल्यू टी के टर्म में, तो इसीलिए सब में टी का पुटअप किए।
और फिर इसको प्रॉपर लिमिट डाल के इवेलुएट किए। तो ये पाथ हमें गिवन रहता है, कहाँ से कहाँ तक करना है ये भी हमें गिवन रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक ना। तभी इसे एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, जहाँ पे एफ दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है हमें वाई आई माइनस एक्स जे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो कर्व है किस कर्व के एलोंग करना है, तो वो पाथ हमें दे रखा है एक सर्कल का इक्वेशन, ठीक। इस सर्कल के एलोंग हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है इस वेक्टर का, ठीक। किस डायरेक्शन में, तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये कि अगर सपोज करिए वो जो सर्कल है उससे सब कोई फेमिलियर होंगे, वो सर्कल क्या है जिसका सेंटर, उसका सेंटर है 0,0 यानी कि ओरिजिन। तो अगर हम ये सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 है, 1 यूनिट है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये होगा 1,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-1, ये हो जाएगा 0,1 और ये हो जाएगा -1,0 होगा ना, ठीक है। हमें काउंटर क्लॉकवाइज में करना है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में चलना है और हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ये जो सर्कल बन रहा है इस लाइन के कोड, ये लाइन के लोग जाएंगे और हमको ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट के अंदर, मतलब ये जो कर्व है यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए से बी जाएंगे तो उसका कुछ लाइन इंटीग्रल होगा, इसी तरह बी से सी जाएंगे तो भी लाइन इंटीग्रल कुछ होगा, इसी तरह सी से डी जाएंगे और डी से ए जाएंगे। तो पूरे में जो लाइन इंटीग्रल, चारों लाइन इंटीग्रल को अगर हम लोग ऐड करेंगे ना तब वो पूरे का लाइन इंटीग्रल आएगा, ठीक। जैसे ये जो एफ डॉट डी आर है, ये एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, एफ डॉट डी आर फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डॉट डी आर क्या होगा, तो अगर एफ डॉट डी आर करें, ये जो एफ है इसको डी आर के साथ अगर, यानी कि डी आर यानी कि डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना। और क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको भी क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और नीचे तो ऑलरेडी 1 है, ठीक। लेकिन इसको इवेलुएट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसे x में या तो इसे y में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो ये जो गिवन पाथ है इस इक्वेशन से, तो अगर उसमें x को रिप्लेस करना चाहें या फिर y को रिप्लेस करना चाहें तो x को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस वाई स्क्वायर, और y को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसे अलग अलग करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, और इसे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, होगा ना। यहाँ सिर्फ एक्स एक्स का टर्म है, यहाँ सिर्फ वाई वाई का टर्म है, यानी कि इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉपर लिमिट डाल के, ठीक। तो सबसे पहले अगर इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सपोज करें ये ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए टू बी के लिए, तो ए टू बी के लिए, ये भी ए टू बी के लिए। इसी तरह बी टू सी जाएंगे तो उसके लिए भी लाइन इंटीग्रल मान लेते हैं, ये I1 है, ये इस लाइन के लिए, इस पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल I1 है। इसी तरह I2 क्या हो जाएगा, ये होगा अलोंग बी टू सी, और ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस बी टू सी √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक। इसी तरह इसके लिए भी होगा, सपोज करें वो I3 है, ये क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ था हुआ, तो अभी हम लोग लिमिट पुट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग पाथ को लिख रहे हैं, सी टू डी, ये भी होगा सी डी, इस पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल ये होगा। इसी तरह I4 होगा, ये क्या होगा डी टू ए √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक। तो ये हम लोग का जो I1 है, ये जो I2 है, और ये I3 है, और ये I4 है, ये चारों का जो लाइन इंटीग्रल आया, ये सबको जोड़ेंगे तब हमारा ये पूरा लाइन इंटीग्रल इस पूरे पाथ का आएगा, ठीक ना। तो हमें पहले इस इंटीग्रल को सोल्व करना पड़ेगा, फिर इस इंटीग्रल को, फिर इसको और इसको, ये 4 बार हम लोग को सोल्व करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा, ठीक ना, लाइन इंटीग्रल से सोल्व करें तो।
लेकिन इसे हम लोग एक और आसान मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसा भी करेंगे तो सही आंसर आएगा, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले I1 सोल्व करेंगे, I2 सोल्व करेंगे, I3 और I4 सोल्व करेंगे सबको। आप अगर इस तरह से सोल्व करके देखना आपका भी आंसर सेम आएगा, ठीक। लेकिन हम लोग कभी इस मेथड से सोल्व नहीं करने वाले क्योंकि ये बहुत लंबा मेथड है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज करेंगे। सर्कल के लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है वो यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो जब भी कोई सर्कल मिले तो उसको हमेशा पैरामीट्रिक से सोल्व करेंगे। जैसे अगर सपोज करें कि ये जो रेडियस है ये थीटा एंगल पर है, ठीक ना, ये है आर। तो जो एक्स है, एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आर कोस थीटा, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है। और वाई को क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे आर साइन थीटा, होगा ना। आर का कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, आर कोस थीटा, और इसका आर साइन थीटा होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे डी एक्स निकालें तो डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड में, ये हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा डी थीटा। और इसी तरह डी वाई क्या निकलेगा, यह निकलेगा आर कोस थीटा डी थीटा। और यही एक्स वाई और डी एक्स डी वाई इसको पुटअप करेंगे, जो भी हम लोग का एफ डॉट डी आर आएगा, ठीक ना, और उसको सोल्व करेंगे। तो इसमें तो रेडियस कितना है, रेडियस तो 1 गिवन है, तो रेडियस 1 गिवन है, तो यहाँ पे आर के जगह में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो 1 है तो वो तो कोस थीटा हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस साइन थीटा होगा और ये कोस थीटा रह जाएगा, ठीक। इसे बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एफ डॉट डी आर। तो एफ डॉट डी आर कितना होगा, ये होगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1। अब क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर लिमिट डालेंगे, सॉरी लिमिट नहीं डालेंगे, वाई और एक्स ये दोनों को किसी एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो हम लोग को चेंज करने के लिए इसका यूज करेंगे, एक्स की जगह में क्या पुटअप करेंगे, कोस थीटा, और वाई की जगह में क्या पुटअप करेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ वाई है तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, और डी एक्स को किस में चेंज कर देंगे, माइनस साइन थीटा डी थीटा, माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, और डी वाई को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डी थीटा। अब अगर इसको सोल्व करें तो अगर माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और ये थीटा कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा, तो सबसे पहले थीटा यहाँ पे होगा 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे होगा, और ये एक रिवॉल्यूशन चक्कर करके कहाँ करता है, फिर यहाँ पे आता है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन कर रहा है। यानी एंगल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 2 पाई करेगा ना। तो यहाँ पे लिमिट डालेंगे 0 से 2 पाई, ठीक। अगर माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई माइनस डी थीटा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा 0 to 2 पाई, लिमिट पुटअप करेंगे तो माइनस 2 पाई होगा, ठीक। यही हमारा आंसर आया इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का इस पाथ के लॉन्ग। तो अगर हम लोग पहला मेथड से सोल्व कर देना तो उसमें हम लोग को 4 बार इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ता, और वो भी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से था 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक ना। अब इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला याद होना चाहिए या फिर कोई और मेथड से यूज़ करना पड़ता। तो इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना, फिर उसमें लिमिट पुट करना थोड़ा सा लंबा पड़ता, वो लेंथी हो जाता। तो जब भी ऐसा सर्कल रहेगा तो उसको हम लोग किससे सोल्व करेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे। जब लाइन इंटीग्रेशन सोल्व करना हो तो इसका ये जो क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस बनता है ना, उसका लाइन इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए एक थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। तो आगे आने वाला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है वेरीफाई करने के लिए कि ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई कीजिए स्टोक्स थ्योरम को करने के लिए। तो पहले उससे हम लोग क्या करेंगे कि लाइन इंटीग्रल से सोल्व करेंगे, फिर उसको स्टोक्स थ्योरम या फिर ग्रीन थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो जब दोनों से आंसर सेम आ गया तो वेरीफाई हो गया ना कि ग्रीन थ्योरम से भी वही आंसर आ रहा, हम लोग जब लाइन इंटीग्रल से सोल्व किए तो भी वही आंसर आ रहा। इसीलिए हम लोग को लाइन इंटीग्रल से सोल्व करना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई एक पाथ गिवन है और अगर इस पाथ में कोई एक वेक्टर डिफाइन है, सपोज करें उस वेक्टर का नाम ए वेक्टर है, और अगर इस पूरे पाथ को छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दें
और सपोज करो उस छोटे एलिमेंट को डी आर वेक्टर बोले, और अगर ये ए और डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाले और इसी तरह ए डॉट डी आर हर एक पॉइंट पे निकाले पूरे कर्व के एलोंग, ठीक ना, तो इसी को बोला जाता है लाइन इंटीग्रेशन और उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तक अभी हम लोग पढ़े। अब अगर ये समझते हैं कि अगर ये जो वेक्टर है सपोज करें एक फोर्स रिप्रेजेंट करता है, सपोज करें एक फोर्स है जो इस पूरे पाथ में डिफाइन है और ये एक वेरिएबल फोर्स है, तो जो फोर्स का जो लाइन इंटीग्रल होता है ना इस कर्व के लोग यानी कि एफ डॉट डी आर, तब इसे क्या बोला जाता है, वर्क डन बोला जाता है। यानी कि छोटा सा फोर्स है और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखें कि फोर्स और यहाँ पे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ये इस अगर यहीं पे अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो इस पॉइंट पे डी आर अलग होगा और फोर्स तो वही रहेगा। ये फोर्स पे हम सबका कोई कंट्रोल नहीं, ये फोर्स तो पहले से है, वेक्टर पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस कर्व पे डिफाइंड है, लेकिन डी आर वेक्टर हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा। डी आर वेक्टर इसका डायरेक्शन भी अलग होगा हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड सपोज करें कोई छोटा सा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगा ना, तो वो यहाँ पे भी वर्क डन अलग होगा, यहाँ पे भी वर्क डन अलग होगा, तो सब वर्क डन को अगर जोड़ देंगे ना तब हम लोग का टोटल वर्क डन निकलेगा इस पूरे पाथ के लोग। तो जब भी वर्क डन होगा तो वो भी लाइन इंटीग्रल ही है, सिर्फ उसमें अंतर क्या है, जो वेक्टर होता था ए वेक्टर वो हम लोग का एफ वेक्टर होता है, कोई फोर्स होता है, तो जब उस फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं किसी गिवन पाथ के लोग तब उसे क्या बोला जाता है, वर्क डन बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं उसको, इफ फर्स्ट पॉइंट है, इफ एफ वेक्टर रिप्रेजेंट वेरिएबल फोर्स along एनी पाथ, सपोज करें वो पाथ क्या है, ए बी है, ठीक ना, देन टोटल वर्क डन बाय एफ, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, किस कर्व के लोग, तो ए बी के लोग, यहाँ पे हमें पाथ दे रखा है उस पाथ को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, ये हुआ वर्क डन। अब अगर हम लोग ये समझते हैं अगर कोई क्लोज पाथ है, ठीक ना, अगर कोई क्लोज पाथ है सपोज करें, और अगर ये क्लोज पाथ के एलोंग अगर हम कोई फोर्स को इंटीग्रेट करें, मतलब कोई फोर्स का जो होता है वो वर्क डन निकाले, सपोज करें कि इस कर्व के एलोंग एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब एक फोर्स वेक्टर इस पे डिफाइन भी है और एग्जिस्ट करता है, तो जब इस फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, जब इस फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे किसी क्लोज कर्व के लोग, ठीक ना, ये जो फोर्स है इसका वर्क डन निकालेंगे इस पूरे पाथ के लोग, क्लोज पाथ के लोग, तब इसे यहाँ पे छोटा सा एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एश्योर करता है कि हम किसी क्लोज कर्व के लोग ये लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे एक गोल लगाया जाता है छोटा सा, ठीक है। और जब ये जो फोर्स है, अभी यहाँ फोर्स वेक्टर है ना, इसी तरह से अगर सपोज करे एक नदी है, नदी में क्या कर रहा है, कोई फ्लूइड यानी कि वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा, ठीक, यहाँ वाटर फ्लो कर रहा जिसका कि वेलोसिटी क्या है, v है। तो अगर इसके किसी एक रीजन में एक छोटा सा हम लोग एक सपोज करें एक क्लोज कर्व हम लोग कंसीडर करें, ठीक ना, एक क्लोज कर्व कंसीडर करें, और इस क्लोज कर्व के एलोंग अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल निकाले यानी कि v डॉट डी आर करें, ठीक ना, क्लोज कर्व के एलोंग, तो यहाँ पे गोल देना पड़ेगा, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सर्कुलेशन, ठीक ना, सर्कुलेशन ऑफ जो फ्लूइड का वेलोसिटी है वो, तो सर्कुलेशन ऑफ भी। तो ये जब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे या फिर एरोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, तब ये सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो सिंपल अभी ये जान लेते हैं कि जब भी कोई फ्लूइड है उसका वेलोसिटी v दे रखा है और उसके कोई रीजन में एक छोटा सा हम लोग एक सपोज करें कोई क्लोज पाथ एज्यूम करें, और उस क्लोज पाथ के एलोंग अगर हम लाइन इंटीग्रल हम लोग बनाते हैं ना, लाइन इंटीग्रल हम लोग सोल्व करते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, सर्कुलेशन बोला जाता है, ठीक है। और अगर फोर्स रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। इसको भी लिखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ v रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ एनी फ्लूइड देन
यहाँ पे वर्ड में लिखते हैं देन, तो अगर कोई क्लोज कर्व के अलोंग इस v डॉट डी आर, यानी कि जो वेक्टर है ना वेलोसिटी वेक्टर, इसका अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करते हैं किसी कर्व के अलोंग, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ दैट वेक्टर भी, ठीक, अलोंग एनी क्लोज कर्व, ठीक है। अब अगर थर्ड पॉइंट ये है, अगर सपोज करें कि कोई एक वेक्टर है और अगर उसका किसी क्लोज कर्व के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल है वो अगर जीरो आ रहा, कहने का मतलब कि सपोज करें अगर कोई एक क्लोज पाथ है, ठीक ना, और अगर इस क्लोज पाथ में कोई एक वेक्टर डिफाइन है, सपोज करें वो ए वेक्टर है, और अगर ए वेक्टर, इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करें पूरे इस क्लोज पाथ के अलोंग, ठीक ना, यानी कि क्लोज कर्व के अलोंग अगर हम एक क्लोज कर्व के अलोंग अगर इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल सोल्व करेंगे, ठीक ना, और अगर ये जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब ऐसा होता है तब हम लोग बोलते हैं देन ए इज इररोटेशनल, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए जो है वो इररोटेशनल वेक्टर है। जब हम लोग कर्ल पढ़ रहे हैं, जब हम लोग कर्ल पढ़ रहे थे तो हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, ये नहीं पढ़े थे कि लाइन इंटीग्रल जब क्लोज पाथ के लोग जब लाइन इंटीग्रल अगर जीरो हो जाए तब हम लोग का जो ए है वो क्या होता है, इररोटेशनल होता है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का अगर कर्ल अगर जीरो हो रहा हो तब इस वेक्टर को इररोटेशनल बोलते हैं। ये हम लोग कर्ल में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जब किसी क्लोज पाथ के लोग जब हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालते हैं किसी वेक्टर का और अगर वो जीरो आ रहा तब हम क्या बोलते हैं कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर ये इररोटेशनल है। तो ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जब इसका कर्ल निकालेंगे तो भी जीरो होगा क्योंकि ये इररोटेशनल है ना। जब इसका लाइन इंटीग्रल किसी क्लोज कर्व के अलोंग जीरो होता है तो वो इररोटेशनल है। और हम लोग ये कर्व में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब उसका कर्ल जीरो होता है उस वेक्टर का तो भी उसको इररोटेशनल बोलते हैं। तो ये दोनों सही होगा, ठीक। इससे और क्या पता कर सकते हैं, इसे ये पता कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब कि इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे ना, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं है कि इस पाथ के लोग, हर एक पाथ के लोग सेम होगा, ठीक ना, वो पाथ में कोई डिपेंड नहीं करता। ये जो इंटीग्रेशन है अगर ऐसा जीरो हो रहा तो अगर हमें बोला जाए कि कोई एक वेक्टर दे रखा होगा, अगर पूछेगा कि इसका जो इंटीग्रल है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ऐसा कैसे प्रूव करेंगे, तो या तो इसका इंटीग्रल को जीरो प्रूव कर देना है, ठीक, या तो इस ए वेक्टर को इररोटेशनल प्रूव कर देना है। वो भी कंडीशन क्या होगा, वो भी कंडीशन होगा कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक। इससे हम लोग एक और चीज पता कर सकते हैं कि हम लोग ये जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तभी यहाँ पे देख लें कि किसी भी अगर वेक्टर है अगर इसका कर्ल जीरो हो रहा है ना तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं, इररोटेशनल बोलते हैं, ठीक है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। इससे और एक क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और हम लोग ये जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे बीएससी लेवल में तब हम लोग जानेंगे कि ये जो वेक्टर है ना इसको कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। जब इसका कर्ल जीरो हो जाए तब इस वेक्टर को कंजर्वेटिव फील्ड वेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर सपोज करें कोई एक फोर्स है, ठीक, फोर्स वेक्टर है, अगर इस फोर्स वेक्टर का कर्ल निकाल के जीरो आ रहा है तब क्या बोलेंगे, ये जो फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है बोलते हैं, ठीक ना। और ये कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करने के लिए यही करते भी हैं। अगर सपोज करें हमें कोई फोर्स दे रखा है, अगर बोला जाए कि वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है तब हम लोग उसका कर्ल को जीरो प्रूव करके देखेंगे। अगर वो जीरो हो गया उसका कर्ल तब ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वो जो एज्यूम नहीं, फिर हम लोग ये गारंटीड बोल सकते हैं कि ये जो एफ है वो एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब भी अगर सर्कुलेशन जीरो हो जाए, ऐसा बोल सकते हैं, जब ये सर्कुलेशन जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है
कि जो वेक्टर होगा ये इररोटेशनल होगा। कहने का मतलब कि इसका कर्ल 0 होगा, और जब कर्ल 0 होगा तो भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। इसमें और क्या क्या बात बोल सकते हैं, इसमें और बोल सकते हैं कि हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड अगर 0 होता है, ठीक ना, देन देयर एग्जिस्ट सम स्केलर पोटेंशियल। सपोज करें उस स्केलर पोटेंशियल का नाम फाई दे दें, सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक ना। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी ये भी कर्ल में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग का कोई वेक्टर गिवन है, अगर उस वेक्टर का कर्ल 0 हो जाए तब क्या बोलते हैं कि जब भी एक कंडीशन हो जाए तब हम लोग बोल सकते हैं कि हमेशा एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और वो स्केलर फंक्शन किस तरह से रिलेट होगा, तो इस तरह से रिलेट होगा, और इससे रिलेटेड हम सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। और ये जो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसको डिटरमाइन करने हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, डी फाई इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ठीक ना। ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर एफ है तो यहाँ पे भी एफ होगा, ठीक। और अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया, और ये क्या हो गया, स्केलर पोटेंशियल हो गया। तो वर्क डन और स्केलर पोटेंशियल में इस तरह से रिलेशन होगा। कब इस तरह से रिलेशन होगा, जब वो फोर्स कंजर्वेटिव हो या फिर उसका जो सर्कुलेशन हो वो 0 हो, ठीक ना। तो जब सर्कुलेशन 0 होगा तब ये बोल सकते हैं, जब ये बोल सकते हैं तो वो भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन से बहुत सारा रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट छूट गया है, अगर कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल 0 है तो कर्ल 0 है तो क्या बोलेंगे, तो वो जो वेक्टर है ना, ए वेक्टर इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड। तो जब भी कोई वेक्टर का कर्ल 0 होता है तब हम लोग बोलते हैं कि वो ए वेक्टर जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, सॉरी कंजर्वेटिव फील्ड वेक्टर है। अगर फोर्स होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। तो जब भी हम लोग का सर्कुलेशन 0 हो जाए तो उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए इरोटेशनल होगा, जो भी वेक्टर होगा वो इरोटेशनल होगा। और इरोटेशनल होगा कहने का मतलब उसका कर्ल भी 0 होना चाहिए, ठीक। और अगर कर्ल 0 है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमेशा एक स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई एग्जिस्ट करता है जो इस तरह से रिलेटेड होता है, ठीक ना। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कर्ल में। और जब अगर हम लोग का कर्ल 0 हो जाए तब हम लोग बोलते हैं कि ए वेक्टर जो है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। तो अगर हमें ये प्रूव करने के लिए दिया जाए कि प्रूव करें कि वो जो वेक्टर है वो इरोटेशनल है, तब भी हम लोग कर्ल को 0 प्रूव करेंगे। अगर हमें ये पता करना हो कि वो जो वेक्टर है वो कंजर्वेटिव है या नहीं, तो भी उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर को 0 करके देखेंगे। अगर 0 हो गया मतलब कि वो वेक्टर है वो कंजर्वेटिव है, वरना कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक। और अगर इसका कर्ल को 0 कर दें या फिर इसका सर्कुलेशन को 0 कर दें तब क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रल जो है, ये जो इंटीग्रल है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जब इसका सर्कुलेशन यानी कि क्लोज पाथ के एलोंग अगर इसका लाइन इंटीग्रल 0 हो जाए तब क्या बोलेंगे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर हो रहा है, ये जो भी इंटीग्रेशन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक। और ये इस पॉइंट पे हमेशा क्वेश्चन भी आता है, कर्ल पे भी और लाइन इंटीग्रल पे भी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसमें, कर्ल में। तो जब हम लोग कर्ल पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी हम लोग उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो ये था लाइन इंटीग्रल। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है।